फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट बेसिकली मतलब क्या हो गया बताओ तो। कॉस्ट मतलब खर्चा। हाँ, यहाँ पे हम लोग गुड्स के प्रोडक्शन के पीछे हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना। तो गुड्स के प्रोडक्शन के पीछे कुछ खर्चा होता है, तो उसी खर्चे को अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट। वही हो गया कॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे गुड्स को बनाने के लिए तो कुछ खर्चा लगेगा, तो वही मेरा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म कॉस्ट generally means the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing। तो एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए जितना भी अपना एक्सपेंडिचर लग रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। चलो डेफिनेशन अपने को साथ साथ में एकदम लर्न करते हुए चल रहे हैं, भागना नहीं है, इजी चैप्टर है। क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे साथ। The term cost generally means the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing। अच्छा, incurred on बोलो चाहे attributable to बोलो, बात तो एक ही है, बीच में और लगा हुआ है, बस वर्ड को थोड़ा टेक्निकल कर दिया, मतलब तो वही है कि एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए अपना जितना भी खर्चा लग रहा है उसी को अपने कॉस्ट बोलते हैं। इसका सिंपल सा सीधा सीधा मतलब यही है। डेफिनेशन अपने को लर्न करना पड़ेगा, अपने अपना मन से डेफिनेशन नहीं लिखेंगे बोर्ड्स में, अपने को जो बुक में दिया है वही तुम लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो लर्न करो, बोलो, देख के बोलो बट एटलीस्ट बोलो। द टर्म कॉस्ट जनरली मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। समझ में आया, यहां तक मार्क करो। बस जो जो मार्क करवा रहे हैं वही सब अपने को पढ़ना है और ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल, टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको अपने प्रोड्यूसर बोलते हैं। कॉस्ट में मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल, वेयर एज फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, कॉस्ट में मीन द प्राइस विच ही पेज फॉर द आर्टिकल। अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लो एक तो मेरा मार्कर है, ठीक है ना, ये क्या है मेरा मार्कर, दो जन है, एक है कंज्यूमर, एक है कंज्यूमर और एक है अपना मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना। कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग को मार्कर चाहिए, हम लोग दुकान में गए मार्कर खरीदने के लिए, हम लोग कितना रुपए में मार्कर खरीद के लाए, 25 रुपया में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गया, 25 रुपया, क्योंकि हम लोग क्या खरीदे हैं, 25 रुपए में मार्कर खरीदे। लेकिन यही मार्कर जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसका कॉस्ट कितना लगा, 15 रुपया। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट कितना है, 15 रुपया, बिकॉज मैन्युफैक्चरर जितना में बनाएगा उतना में तो नहीं बेचेगा ना, वो ऑफकोर्स कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस आता है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट क्या हो गया, 15 रुपया, लेकिन कस्टमर के लिए कॉस्ट कितना हो गया, 25 रुपया। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट कुछ अलग होता है, प्रोड्यूसर ये कस्टमर के लिए कॉस्ट कुछ अलग होता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट में मीन, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल। तो जब वो मार्कर बनाया तो एक मार्कर कितना में बना उसका, 15 रुपया में, तो वही उसके लिए कॉस्ट हुआ। whereas for the consumer, consumer के लिए cost means the price which he pays for the article। तो consumer के लिए cost क्या हो गया, जितना पैसा वो दे रहा है, तो कितना रुपया दे रहा है, 25 रुपए दे रहा है, तो consumer के लिए यही उसका cost हो गया। समझ में आया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आओ। मनी स्पेंट ऑन मटीरियल्स इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मटीरियल, रॉ मटीरियल। अपने आज कुछ भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो मेरे को रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, नहीं तो हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, किससे करेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर्स लोग रॉ मटेरियल खरीदता है, और रॉ मटेरियल खरीदने के पीछे जो खर्चा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। देखो वापस से पढ़ो, मनी स्पेंट ऑन मटेरियल, तो जितना भी पैसा मेरा रॉ मटेरियल के पीछे खर्चा हो रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। वेयर एज मनी स्पेंट ऑन लेबर, लेबर मतलब जो वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी तो वेजेस देना पड़ता है, तो मनी स्पेंट ऑन लेबर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ लेबर, कि लेबर के पीछे मेरा इतना खर्चा हो रहा है। समझ में आया।
ये तुम लोग को यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दे दिया है, लेकिन जब बीकॉम वगैरह में अपने जाते हैं ना तो ये सबका पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर आता है, एक अलग सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के, उसमें तुम लोग को यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से दिया है, तो उतना ध्यान नहीं लगाना है, बस अपने को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलो वापिस से देखिए हम लोग क्या पढ़े। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है ना लेबर को, एक्चुअल में सैलरी तो तुम ऑफिस में जो काम कर रहे हो तो उस हिसाब से वो डायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से बोल रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से नहीं बोल। आ जाओ, तो कॉस्ट मतलब एक बार मेरे को वापस से बताओ इसका जो डेफिनेशन है। द टर्म कॉस्ट जनरली मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। ठीक है, फिर अपने क्या देखे, टू द प्रोड्यूसर कॉस्ट में मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल, वेयर एज फॉर द कंज्यूमर कॉस्ट में मीन द प्राइस विच ही पेज फॉर द आर्टिकल। ठीक है, अच्छा, money spent on materials is called cost of materials, whereas money spent on labor is known as cost of labor. क्लियर हुआ यहां तक? श्योर? चलो ठीक है, अब एक बार इस टॉपिक में आओ, पहले इधर आओ। बाकी सब नहीं आ रहा है, हम सब करवाएंगे, जो आ रहे हैं हम सब करवाएंगे, हम अपने हिसाब से तुम लोगों को करवा रहे हैं, जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे करते चलो। वो नहीं आ रहा सिलेबस में, नहीं है, बट स्टिल बोला थोड़ा सा पार्ट हम करवाएंगे, वो करवाएंगे जिस हिसाब से करवा रहे हैं अभी, पहले उसको करो, पर स्कोप में नहीं, स्कोप में नहीं है। जयेश तुम अपना स्कूल का बात छोड़ दो, देखो भाई अभी हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो किसके बेसिस में हम लोग देखेंगे? बिहेवियर के बेसिस में देखेंगे कॉस्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। क्या देखेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर के बेसिस में हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीन चीज है यहाँ पे, पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा क्या है अपना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है अपना क्या लिखा हुआ है बुक में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तुम लोग का मर्जी, हम तुम लोग को यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझाने से क्या होता है, ये सब चीज ज्यादा इजीली समझ में आता है। देखो पहले तो अपने को लर्न करना है, अपने क्या देख रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, किसके बेसिस में, द बेसिस ऑफ बिहेवियर। वापस से बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर के बेसिस में कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट। कितना तरीके का कॉस्ट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? तीन तरीके का, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वापस से बोलो, तीन तरीके का कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो पहले अपने आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। यहाँ पे अपने क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। हाँ, मान लो हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर है। हम कौन है? मैन्युफैक्चरर। हम क्या बनाते हैं? टी शर्ट बनाते हैं। हम मैन्युफैक्चरर है, हम टी शर्ट बनाते हैं। तो हम घर में तो टी शर्ट बनाएंगे नहीं, घर में तो हम अपने लेबर लोगों नहीं आएंगे, मशीन नहीं लेके आएंगे। मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई एक तो जगह लेना पड़ेगा, है ना, मेरे को कोई एक तो जगह लेना पड़ेगा। तो मान लो हम एक जगह ले लिए हैं रेंट में, हम रेंट में क्या किए, एक जगह ले लिए हैं। मेरा रेंट कितना लगता है? हर महीना 10,000 रुपया लगता है। हर महीना कितना रुपया लगता है मेरा? 10,000 रुपया लगता है। ठीक है, तो पहला महीना में मेरा 5 टी शर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है। दूसरा महीना में मेरे को 10 टी शर्ट का ऑर्डर आया, और
थर्ड मंथ में मेरे को 100 टी शर्ट का ऑर्डर आया। ये पहला महीना कितना का ऑर्डर आया मेरे को? 5 टी शर्ट। दूसरा महीना 10 टी शर्ट का ऑर्डर आया। और थर्ड मंथ में क्या हुआ? 100 टी शर्ट्स का मेरे पास ऑर्डर आया। ठीक है, तो हम लोग का हर महीना रेंट कितना लगना चाहिए? जितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस में रेंट लगना चाहिए कि जो मेरा रेंट ऑफिस में बचे। पेपर देना है तुमको? हाँ, तो हम लोग का जो रेंट लग रहा है प्रीमाइसेस का, वो क्या टी शर्ट्स के बेसिस में लगना चाहिए कि ये अमाउंट मेरा फिक्स ही रहेगा? ये अमाउंट फिक्स रहेगा। आज मान लो एडीएनसी का अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो चाहे यहाँ पे एक बच्चा पढ़े चाहे यहाँ पे 50 बच्चा पढ़े, रेंट तो जितना लगता है उतना ही लगेगा हर महीना। तो ऐसा खर्चा जो जिससे मेरा हम लोग जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये रेंट तो मेरा उतना ही लगेगा जितना लग रहा है। तो ऐसा खर्चा को अपने क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ये कितना, ये कौन सा कॉस्ट हो गया? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। ठीक है, एक बार बुक में आओ तुम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिस्ट्स ऑफन डिवाइड costs into fixed cost and variable cost on the basis of behavior of cost। तो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट यहाँ पे कितना तरीके का है? 3 तरीके का। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट, और एक है अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे सेमी वेरिएबल क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज वेरिएबल के अंदर ही सेमी वेरिएबल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ही लिखा है। हाँ नम्रता, हो गया पेपर? आयुष का भी। उसके बाद आओ, फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट्स which do not vary or which remains constant within a given period of time or and range of activity in spite of fluctuations in output। तो देखो मेरा आउटपुट फ्लक्चुएट हो रहा है ना। पहला महीना में तो 5 टी शर्ट का ऑर्डर आया, दूसरा महीना में 10 टी शर्ट का ऑर्डर आ रहा है, तीसरा महीना में 100 टी शर्ट का ऑर्डर आ रहा है। लेकिन क्या ये अमाउंट मेरा चेंज हो रहा है? ये क्या है? कांस्टेंट है। ये अमाउंट क्या है? कांस्टेंट है। क्या ये वैरी कर रहा है? ये वैरी नहीं करता है। मेरा प्रोडक्शन चाहे 5 टी शर्ट का हो चाहे 1 लाख टी शर्ट का हो, रेंट से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रेंट तो मेरा जितना लगता है उतना ही लगेगा। तो ऐसा खर्चा जो कि फिक्स्ड रहता है उसको अपने क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। समझ आया प्रणय? चलो लर्न करते हैं पहले। तो फिक्स्ड कॉस्ट बोलो डेफिनेशन। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट which do not vary or which remains constant। पहले तो यहां तक लर्न करो। बोलो fixed cost means the cost which do not vary or which remains constant within a given period of time and range of activity। तुम लोग अगर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। within a given period of time in spite of fluctuations in output। ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, in spite of fluctuations in the output। नैतिक आउटपुट क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है सप्लायर। तुम सप्लायर बना रहे हैं क्या? आउटपुट में रॉ मटेरियल आउटपुट। टी शर्ट तुम्हारा आउटपुट है रे भाई। कॉटन जिससे तुम बना रहे रॉ मटेरियल, मान लो तुम्हारा कॉटन का टी शर्ट बना रहे तो कॉटन तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, वो तुम्हारा इनपुट है। और जो तुम एक्चुअल में, जो तुम्हारा फिनिश्ड गुड्स है, जो तुम एक्चुअल में बना के बेच रहे हैं, वो तुम्हारा आउटपुट है, सप्लायर आउटपुट है। तुम ऐसा बात करते हैं ना नैतिक। ठीक है, बोलो मेरे साथ। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in output। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। एक बार ट्राई करो बिना देखी बोलने का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलो। the cost which or remains constant in spite of fluctuations in output। बोलो मेरे साथ सबको ही वापस से बोलो, लर्न करो।
Fixed cost means the cost which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in output. ठीक है, अच्छा देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मेरा फैक्ट्री है उसका रेंट, हम लोग चाहे जितना भी टी शर्ट बना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंट तो उतना का उतना ही रहेगा। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, मेरा जो फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है उसका सैलरी क्या हर महीना बढ़ता है क्या, उसका सैलरी तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम तक क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, है ना। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अपने को सारा हाँ 2 एग्जांपल बस मार्क कर लो और ज्यादा एग्जांपल तुम लोग जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्रणय, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो तुम। तो ये मेरा एग्जांपल्स है फिक्स्ड कॉस्ट का, समझ में आया। चलो, विथ इंक्रीज इन आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्लाइंस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखते हैं। मेरा आउटपुट चेंज हो रहा था ना, पहले हम लोग कितना टी शर्ट बना रहे थे, 5 टी शर्ट, फिर हम लोग कितना टी शर्ट बना रहे थे, 10 टी शर्ट, फिर हम लोग कितना टी शर्ट बना रहे थे, 100 टी शर्ट। मेरा रेंट क्या लग रहा था, रेंट तो तीनों केस में 10,000 लग रहा था, ठीक है, रेंट तो मेरा तीनों केस में क्या लग रहा था, 10,000 लग रहा था। अब अगर हम लोग पर यूनिट के बेसिस में देखें फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है पर यूनिट, तो मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है मेरा, 2,000। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, 1,000। और 10,000 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, 100 रुपया, ठीक है ना। तो देखो जैसे जैसे आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब एक बार पढ़ो, वो वाला लाइन पढ़ो जो अपने पढ़ रहे थे, विथ इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्लाइन। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। पहले 2,000 था, फिर 1,000 हो गया, फिर 100 हो गया। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। डिक्रीज, डिक्लाइन राइट वर्ड है, डिक्रीज थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुनने में, ऐसे लिखेगा तो गलत नहीं है बट स्टिल क्या हुआ, यही तो रहा बाबा। फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आया, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया, श्योर। कुछ पूछना है शिवम तुमको, ठीक है। एक बार वापस से बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट में। पहला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट मींस द कॉस्ट which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in output. एग्जाम्पल क्या है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, दूसरा फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी, और फिर हम लोग क्या देखें, विथ इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्लाइन। नैतिक क्लियर, हाँ डिक्लाइन लिखा, समझ आ गया। चलो अब वेरिएबल कॉस्ट अपने पहले समझते हैं। आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट में, मान लो मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, हाँ नहीं मछली नहीं है रे बाबा, ऐसे तुम लोग हंसी मत उड़ाओ यार मेरा ड्राइंग का। मान लो मान लो मान लो ये मेरा रॉ मटेरियल है,
मान लो ये मेरा रॉ मटेरियल है और इससे हम क्या बनाते हैं, थोड़ा बनाने दो यार, रुको मेरे। हाँ अच्छा तो वो क्या है, ये पर वो रॉ मटेरियल क्या है? कपड़ा है भाई। तो हम रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं। ये मेरे को ना मम्मी लोग का ब्लाउज लग रहा है। तो रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं। बड़ा हंसी आ रहा है नैतिक। ठीक है चलो, तो हम अगर वही एग्जांपल ले तो फर्स्ट मंथ क्या हो रहा है, मेरे पास 5 टी शर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है ना। दूसरा महीना क्या हुआ, मेरे पास 15 टी शर्ट का ऑर्डर आया। और थर्ड मंथ मेरे पास 250 टी शर्ट का ऑर्डर आया। लव वाला टी शर्ट है ना, वैलेंटाइंस डे आया होगा तो ज्यादा ऑर्डर आया है मेरे पास, ठीक है ना। पहला महीना 5 टी शर्ट का, दूसरा महीना 15 टी शर्ट का, तीसरा महीना 250 टी शर्ट का मेरे पास ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो सप्लायर है, जो मेरे को रॉ मटेरियल देता है, सप्लायर कौन होता है, जो मेरे को रॉ मटेरियल आके देता है। मान लो हम उसको बोल दिए तुम हर महीना क्या करो, मेरे को 2 मीटर कपड़ा लाके दे दिया करो। तो क्या 2 मीटर से मेरा 5 टी शर्ट, 2 मीटर से मेरा 15 टी शर्ट और 2 मीटर से मेरा 250 टी शर्ट बन जाएगा? नहीं। तो 2 मीटर से मान लो 50, मेरे 5 टी शर्ट बन जाएगा। लेकिन 15 टी शर्ट बनाने के लिए हो सकता है मेरे को 10 मीटर कपड़ा का जरूरत पड़े। 250 टी शर्ट को बनाने के लिए हो सकता है मेरे को 100 मीटर का जरूरत पड़े। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा रॉ मटेरियल्स भी तो मेरे को ज्यादा चाहिए। तो मेरा रॉ मटेरियल वैरी कर रहा है ना यहाँ पे, किसके ऊपर वैरी कर रहा है, मेरा प्रोडक्शन के ऊपर, कि मेरे को कितना प्रोडक्शन करना है। समझ में आया? तो हाँ, तो मतलब वही बात है कि अगर आज हम लोग 2 टी शर्ट बना रहे हैं, 2 टी शर्ट बनाने के लिए मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो अगर मेरे को 4 टी शर्ट बनाना है तो उसके लिए मेरे को कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ऐसा खर्चा, ये कौन सा कॉस्ट हो गया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये वैरी कर रहा है ना, मेरा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा खर्चा को अपने कौन सा खर्चा बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम तुम लोग को एक और एग्जाम्पल दे तो मान लो वेजेस, टी शर्ट पहनेगा। चलो देखो, तो वेजेस का अगर अपने बात करें तो हो सकता है 5 टी शर्ट बनाने के लिए मेरे को क्या लग रहा है, 10 लेबर का जरूरत पड़ रहा है। तो हम 10 लेबर लोगों को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं कि नहीं देते हैं। तो 15 टी शर्ट बनाएंगे तो हो सकता है मेरे को 12 लेबर का जरूरत पड़ रहा है, राइट। अब 250 टी शर्ट बनाएंगे तो मान लो मेरे को 20 लेबर का जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा वेजेस भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वैरी कर रहा है। तो ऐसा खर्चा को अपने कौन सा खर्चा बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, बिकॉज ये वैरी कर रहा है मेरे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर, राइट। एक बार उसमें आओ, डेफिनेशन में जो बुक में लिखा हुआ है तुम लोग को। Variable costs are the costs which vary directly in proportion to the changes in the volume of output. तो मेरा आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, हम लोग कितना एक्स्ट्रा बना रहे हैं, उस हिसाब से क्या है, मेरा रॉ मटेरियल भी उतना ही मेरे को ज्यादा चाहिए होगा, तो वो इसलिए वैरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोलो मेरे साथ, वेरिएबल कॉस्ट्स आर द कॉस्ट्स which vary directly in proportion to the changes in the volume of output. Cost of direct material and direct labor are examples of variable cost. तो अभी अपने पढ़े ना, डायरेक्ट मटेरियल मतलब वही मेरा रॉ मटेरियल जो मेरे को चाहिए, डायरेक्ट लेबर मतलब वही वेजेस मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा, लेबर ज्यादा रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम तुम लोग को दें तो जब दिवाली या होली का समय आता है, अपने देखते हैं मिठाई की दुकान में क्या है, मिठाई का ऑर्डर इन लोग का बढ़ जाता है। तो मान लो अगर ओवरऑल इन लोग का पूरा साल में 10 लेबर काम कर रहा है तो उन लोग को पीक टाइम में क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लेबर लोग को बुलाना पड़ता है। तो वो कौन सा खर्चा हो गया इन लोग का, जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया उन लोग का। समझ में आया? तो डिमांड के ऊपर क्या करता है, वो वैरी करेगा, जितना डिमांड आएगा उन लोग को उतना लेबर चाहिए होता है, बिकॉज
वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। हाँ, अपने पढ़ेंगे एक चीज, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके अंदर आ जाएगा वो चीज। फैक्ट्री मैनेजर हम लोग देखे, उसके लिए तो आपको हाँ, तुम ठीक ही बोल रहे हो, डायरेक्ट हो गया, मतलब फिक्स हो गया वो तुम्हारा, वो तो तुमको देना ही पड़ रहा है हम लोग को। फैक्ट्री के लिए रखना ही पड़ेगा, हाँ, दिल रखना ही पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा तुम रख रहे हैं अपना मैंने डिमांड के हिसाब से, वो तुम्हारा वेरिएबल हो गया। दूसरा फैक्ट्री में दूसरा को लिया है, बड़ा फैक्ट्री का अरे वो तो आ ही रहे हैं। हम पहले तुम लोग को ये वाला पढ़ा दिए बिकॉज ये ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, when the output is double, अगर मेरा आउटपुट डबल है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे हम तुम लोग को एग्जांपल दिए कि 2 कपड़ा, अगर 2 टी-शर्ट बनाना है तो 2 मीटर कपड़ा लग रहा है, 4 अगर टी-शर्ट बनाना है तो 4 मीटर कपड़ा लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली डबल हो जाएगा। तो पहले तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का तुम लोग डेफिनेशन बताओ। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट which vary directly in proportion to the changes in the volume of output। वापस से बोलो, पहले तो की सुनो, पहले कीवर्ड पकड़ के याद कर लो। which vary directly in proportion to the changes in the volume of output। बोलो ये वाला लाइन, which vary directly in proportion to the changes in the volume of output। अब पूरा बोलो, variable costs are the costs which vary directly in proportion to the changes in the volume of output। एग्जाम्पल क्या हो गया, cost of direct material, direct labor are examples of variable cost। when the output is double, variable cost will also be double। तो अभी तक अपने 2 डेफिनेशन देख चुके, एक फिक्स्ड कॉस्ट का और एक वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट का बोलो तो क्या था, fixed cost means the cost which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in the output। क्लियर हुआ? शिवम पूछना है कुछ? अब सेमी वेरिएबल में आ जाओ। नहीं, तुमको किसी से मिलने जाना है तो यू कैन गो, हम खोल देते हैं गेट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, देखो अब सेमी वेरिएबल में क्या देखेंगे अपने। पहला बात तो सेमी वेरिएबल का 2 नाम है। सेमी वेरिएबल का 2 नाम क्या है, मिक्स्ड कॉस्ट और क्या लिखा हुआ है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल का 2 और नाम क्या है मेरे को बताओ, मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड एंड वेरिएबल का मिक्सचर है ये। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर है ये। अच्छा, सेमी वेरिएबल का कोई एक पार्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपने देखे थे ना, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट, और वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, वैरी करता है। तो सेमी वेरिएबल क्या है, मिक्सचर है, किस चीज का, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसका कोई एक पार्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कोई एक पार्ट क्या करता है, वैरी करता है। अब अगर हम एग्जांपल तुम लोग को बताएं, तो अब हम सोच रहे हैं टेलीफोन बनाने का। रुको, अब हम देखते हैं मेरे से टेलीफोन बन रहा है क्या। रुको, मेरे को देखने दो टेलीफोन बना के, ठीक है ना। ये हम थोड़ा ठीक है, ये हम टेलीफोन बनाए, ठीक है। तो मान लो हम टेलीफोन खरीदे, तो हम टेलीफोन खरीदे, तो जो नेटवर्क कंपनी जिसका भी हम खरीद रहे हैं, तो वो मेरे को बोला, नेटवर्क कंपनी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो मेरे को बोला
कि आपको हर महीना 1000 रुपया तो मेरे को देना ही पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? 1000 रुपया तो देना, भाई देना पड़ता है ना उन लोगों को, रुपया तो देगा तुम। 1000 रुपया मान लो मेरा लगेगा। नहीं बाबू, मेरा कोई लगता है, वो जियो का रिचार्ज करवाता है कि अपने आप आ जाता है तुम्हारे पास? आपका कर दिया, आपने पुराना टाइप वाला बनाया है, स्मार्टफोन बना देते। मम्मी से जाके पूछना, ठीक है ना? तो 1000 रुपया मान लो लग रहा है, वो मेरे को बोला 1000 रुपया आपको हर महीना देना पड़ेगा, और इसमें हम आपको क्या देंगे, हम आपको 100 कॉल फ्री देंगे। आप 100 कॉल क्या है इसमें कर सकते हो, 100 कॉल्स आप कर सकते हो इसमें, आप जितना देर भी बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 100 कॉल्स कर सकते हो। तो ठीक है, अब देखो, चाहे हम 50 कॉल करें, चाहे हम 40 कॉल करें, चाहे हम 99 कॉल्स करें, मेरा रुपया तो कितना लगेगा? 1000 रुपया तो लगेगा। तो ये पार्ट क्या हो गया मेरा? फिक्स्ड हो गया। ये पार्ट तो मेरा फिक्स्ड हो गया। अब एक चीज वो मेरे को और बोला कि इफ एक्सीडेड, अगर 100 कॉल से ज्यादा आपने करना चाहते हैं तो ₹1 पर एक्स्ट्रा कॉल। एक बात है, इसमें 100 कॉल का थोड़ा होता है, इसको आप एक कॉल पर उठा के रखी दो, पूरा टाइम चल जाएगा वो, इसमें मिनट का होता है। बाबू, ये बिजनेस वाले बिजनेस लोग तुम्हारे जैसा नहीं होता है कि ना उठा के बस रखी दिया आपको। हाँ, इतना वेला नहीं होता हूँ। 1 रुपया तो वो होता है ना, देखो मेरा बात सुनो। हाँ ठीक है, वो लोग मिनट्स देते हैं, हम तुम लोग को जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि हम 10 रुपया कर देते हैं। रुको शांति, तुम्हारा ठंडक पड़ गया। तो अपने 1000 रुपया हर महीना देंगे, और बोला कि 100 कॉल आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर अपने को जितना भी कॉल करना है, 10 एक्स्ट्रा कॉल करना है, 20 एक्स्ट्रा कॉल करना है, 1000 एक्स्ट्रा कॉल करना है, अपना हर एक कॉल के ऊपर कितना रुपया लगेगा? 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये तो मेरे ऊपर है ना, हम हो सकता है 10 कॉल एक्स्ट्रा कर लिए, हो सकता है किसी दिन 20 कॉल एक्स्ट्रा कर लिए, हो सकता है किसी दिन 30 कॉल एक्स्ट्रा कर लिए। तो ये खर्चा मेरा कौन सा खर्चा हो गया? ये वेरिएबल खर्चा हो गया, ये वेरिएबल पार्ट हो गया कि हर महीना मेरे को 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा। अगर उसके ऊपर मेरा एक्स्ट्रा चला जाता है, जरूरी तो नहीं है मेरा, मान लो इस महीना 120 कॉल हो गया, तो जो 100 कॉल था वो तो चलो ठीक है, उसका तो 1000 रुपया दे दिए, मेरा एक्स्ट्रा कितना हुआ? 20 कॉल हुआ, तो उसके लिए मेरे को कितना देना पड़ेगा? हाँ, 20 × 10, ठीक है, अपने को 200 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा महीना मान लो, दूसरा महीना भी क्या करना है, मेरे को 1000 रुपया तो देना है। 100 कॉल तो चलो ठीक है, मान लो उस महीना हम क्या किए, 10 एक्स्ट्रा कॉल कर लिए, तो मेरा कितना रुपया लगा? 100 रुपया लगा। तो ये खर्चा क्या है? ये मेरा कौन सा खर्चा हो गया? ये वेरिएबल खर्चा हो गया। ये मेरा फिक्स खर्चा नहीं है, मेरा कौन सा खर्चा है? वेरिएबल खर्चा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कितना एक्स्ट्रा कॉलम कर रहे हैं, 100 कॉल के बाद कितना एक्स्ट्रा कॉलम कर रहे हैं, तो उतना उतना क्या है, एक्स्ट्रा एक एक कॉल के ऊपर मेरा 10-10 रुपया लगता रहेगा। तो इसीलिए सेमी वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं, मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? तो इसमें हम लोग सेमी वेरिएबल में क्या पढ़े? दो चीजें, ये मिक्सचर है दो चीज का। किस दो चीज का? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। तो वही तो हुआ ना कि मतलब देखो, हाँ दोनों लिखना पड़ेगा तुमको, तभी तो फिक्स्ड और वेरिएबल आया ना तुम्हारा। तुम एक ही अगर पार्ट लिख के आएगा तो फिर तुम्हारा तो एग्जाम्पल ही गलत है। तुमको इसमें बताना पड़ेगा सेमी वेरिएबल में कि ये दो मैंने दो चीज का मिलावट है ना। तो इसका कोई एक पार्ट कांस्टेंट रहता है, कोई एक पार्ट वेरिएबल है, कोई एक पार्ट वैरी कर रहा है। जैसे कि हम तुमको एग्जांपल दिए कि अगर अपने टेलीफोन ले रहे हैं तो अपना 1000 रुपया तो लग ही रहा है हर महीना, ठीक है ना? उस 1000 रुपया में अपने क्या कर सकते हैं? 100 कॉल कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर अपने को करना है, एक एक कॉल के ऊपर मेरा 10-10 रुपया एक्स्ट्रा लगता रहेगा। 1000 रुपया मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया, उसके ऊपर जितना भी रुपया लग रहा है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। समझ में आया? एग्जाम इसमें आओ, डेफिनेशन में आओ, बुक में। तुम उसका बुक क्यों ले रहे हो? ध्यान दो, a semi variable cost also known as mixed cost or a semi fixed cost. Semi variable cost also known as a mixed cost or a semi fixed cost is an expense that contains both fixed and variable component. तो इसके अंदर क्या कितना component है? दो component है, एक fixed component है और एक variable component है। अच्छा,
It refers to a cost that has elements that remains constant over a certain range of activity level, but also includes components that vary with the level of activity. तो मतलब बोलने का मतलब यही है कि कोई एक पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, और कोई एक पार्ट क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन टेलीफोन कॉस्ट बेसिक रेंटल चार्जेस इज फिक्स्ड, बट कॉल चार्जेस आर, यहाँ पे कॉल चार्ज लिखा है, एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस आर वेरिएबल. कुछ बोल रहा है आरुष? समझ आया? तो बोलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का दो और नाम बताओ मेरे को, मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. ये बोल, अब ये डेफिनेशन है. It refers to a cost that has elements that remains constant over a certain range of activity, but also includes components that vary with the level of activity. Clear हुआ? ये लाइन तो समझी है, सेम चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है. एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन देखो अब ये चैप्टर एनीवेज प्रणय इतना शॉर्ट कर दिया है, तो अगर हम तुमको बोलेंगे कि तुम अपने मन से लिखो तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा. बोर्ड्स में तुम स्कूल में अपने मन से लिखो, मेरे को प्रॉब्लम है, बट वो हम नहीं चाहते कि बोर्ड्स में तुम लोग अपना मन से लिखो. बोर्ड्स में वही लिखना जो बुक में किया हुआ है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भी बहुत इजी है, टेंशन मत लो. पूछना है कुछ तो बोलो. हम लोग क्या देखे अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. 3 तरीके के कॉस्ट का नाम बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. डेफिनेशन बोलो. फिक्स्ड कॉस्ट मींस द कॉस्ट which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in output. ठीक है. एग्जाम्पल क्या था? रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, दूसरा फैक्ट्री मैनेजर सैलरी. हाँ ठीक है. अब वेरिएबल कॉस्ट का बोलो. Variable costs are the costs which vary directly in proportion to the changes in the volume of output. एक बार वापस से. Variable costs are the costs which vary directly in proportion to the changes in the volume of output. Example, cost of direct material, cost of direct labor. वही तो डायरेक्ट मटेरियल, वही तो हो गया, रॉ मटेरियल ही तो डायरेक्ट मटेरियल. When the output is double, variable cost will also be double. और सेमी वेरिएबल का दो नाम शिवम बिना देखे बोलो. हाँ, मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. ये मिक्सचर किस चीज का है ये विनायक? इसका कोई एक पार्ट क्या है, कांस्टेंट, और कोई एक पार्ट क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है. ठीक है, तो बोलो मेरे साथ यहां से. इट रिफर्स टू अ कॉस्ट that has elements that remains constant over a certain range of activity levels, but also includes components that vary with the level of activity. एग्जाम्पल टेलीफोन का दिया हुआ है, इस हिसाब से याद रखना. समझ आया? और कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था मेरे को बताओ एक बार. कॉस्ट का डेफिनेशन, the term cost generally means the expenditure incurred on or attributable to a given thing. अच्छा, फिर हम लोग क्या देखे थे, to the producer. कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट में mean the cost of producing an article, whereas for the consumer cost may mean the price which he pays for the article. Money spent on materials is called cost of materials, whereas money spent on labor is called cost of labor. समझ में आया? अच्छा, ध्यान दो. अब देखो, एलिमेंट्स वैसे तो अपना सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल अगर हम तुम लोग को थोड़ा सा बताएं. अरे इजी है, रुको ना, एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो. ऐसे तो तुम प्रणय कूदेगा कि बता दीजिए, थोड़ा देर पहले बोल रहा था ना कि बता दीजिए एलिमेंट्स.
कोई तो बोल रहा था आप बोला था एलिमेंट करवा तो नहीं क्या है दोगला आदमी है। अरे ये तो दोगला कर नहीं चलेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आ जाओ। तो 4 एलिमेंट है। मोल, मोल, एम से मटेरियल, ओ से ओवरहेड, एल से लेबर, ई से क्या एक्सपेंसेस। ई से क्या बोला था तुम? एलिमेंट्स। वाह। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। पहला अपना वो क्या है? निमोनिक मोल, एम से मटेरियल, ओ से ओवरहेड, एल से लेबर, ई से एक्सपेंसेस। अब ये क्या होता है पहले बुक से देख लेते हैं, उसके बाद अपने आते हैं। देखो मटेरियल क्या होता है? जिससे हम लोग बेसिकली सामान बनाते हैं। तुम फोन रखिएगा अपना प्रणय। The substance from which a product is made is known as material. जैसे हम लोग टी शर्ट बनाए थे ना, लब वाला टी शर्ट, तो कपड़ा बनाए थे ना, रॉ मटेरियल अपना जो सप्लायर मेरे को ला के देता है, तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल, राइट। उसी के थ्रू क्या है, हम कोई बनाएंगे ना अपना प्रोडक्ट फिनिश गुड्स, तो उसी के थ्रू बना पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं तो क्या मेरा आउटपुट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो वही लिखा हुआ है, द सब्सटेंस फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटेरियल। ठीक है ना? काम ही है। लेबर, लेबर मतलब स्टाफ लोग जो बेसिकली काम कर रहे हैं, मेरा फिनिश गुड्स को बना रहे हैं। लेबर मीन्स द ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो बेसिकली लेबर्स लोग क्या कर रहे हैं? अपना एफर्ट्स दिखा रहे हैं, अपना एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? तो वही चीज मेरा लेबर हो गया। तो लेबर मीन्स द ह्यूमन एफर्ट required for converting materials into finished goods. ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने बहुत अच्छे से फाइनल अकाउंट्स में देख चुके हैं, है ना? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया? जैसे वेजेस, जो कि डायरेक्टली मेरा गुड्स से रिलेट कर रहा है। और इनडायरेक्ट क्या हो गया? पीएनएल अकाउंट में जो भी चीज आता है, जैसे कि मान लो मेरा ऑफिस है जहाँ पे अकाउंट्स का काम हो रहा है, वहां पे कंप्यूटर के सामने बैठ के मेरा आदमी लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। वो लोग गुड्स तो नहीं बना रहे, वो लोग उसको जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं वो डायरेक्टली गुड्स से तो रिलेट नहीं करता। तो वो कौन सा खर्चा हो गया? मेरा इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सपेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आओ इधर एक बार। तो देखो मटेरियल जो है ना वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, मेरे को इसी में गर्मी लग रहा है, पंखा बंद करने में पढ़ाई नहीं की। एक है डायरेक्ट मटेरियल और एक है अपना इनडायरेक्ट मटेरियल। एक मटेरियल का 2 पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे लेबर भी 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर, हाँ, एक इनडायरेक्ट लेबर। बताएंगे रे बाबा, सब पढ़ेंगे अभी। एक्सपेंसेस भी 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक क्या होता है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहले देखो ये चीज मटेरियल, हाँ, मटेरियल 2 टाइप का होता है, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के अपने सारा इनडायरेक्ट चीज जो होता है ना, वही क्या होता है? मेरा ओवरहेड होता है। ओवरहेड क्या होता है? सारा इनडायरेक्ट चीज। तो इनडायरेक्ट चीज के अंदर 3 चीज आ गया, क्या क्या आ गया? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इन तीनों को मिला दे, इन तीनों इनडायरेक्ट चीजों को मिला दे, तो मेरा क्या बन जाएगा? ओवरहेड बन जाएगा। क्लियर? ओवरहेड मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस। हाँ, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट चीज जितना भी है वो मेरा ओवरहेड माना जाता है। समझ में आया? अच्छा, आगे कंटिन्यू करना है? तो वो डायरेक्ट क्लास में किया था, खत्म कर दिया। नहीं, इसको खत्म करेंगे तो फिर वो
45 मिनट्स लग जाएगा इसलिए हो बोल गया हो गया। एक बार देख लो फिर भी। अरे दीदी हो गया ना। अरे वो नहीं बोल रहे बाबा, कुछ और बोल रहे, ये सब नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ये सब जरूरत नहीं है बस। ये सब नहीं पढ़ना, ये सब आ भी नहीं रहे एनीवेज, ये तो हम तुम लोग को समझा दिए ताकि पता रहना चाहिए सब, बेसिकली बहुत बेसिक चीज इसलिए हम तुम लोग को बता दिए, वरना ये सब इतना अंदर का पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी। ध्यान दो, द टर्म ओवरहेड इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आया? तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में अपने चार चीज देखे, निमोनिक क्या था, मोल, एम से मटेरियल, ओ से ओवरहेड, एल से लेबर, ई से एक्सपेंसेस। मटेरियल कितना तरीके का है, दो तरीके का, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो तरीके का, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी दो तरीके का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड क्या होता है, तीन चीज क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आपने मिला दे तो क्या बन जाएगा, ओवरहेड बन जाएगा। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट डे अपने क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर को खत्म कर लेंगे, अपने दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ट्यूसडे को, और फिर अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं हम।